एपिसोड 13। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों का अपमान नहीं करती है और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 13 डोंट टू एपिसोड मी। मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। ना चाहते हुए भी रिधिमा रात तक पब्लिशिंग हाउस में रही। उसने अपना सारा काम खत्म किया और फिर सबके जाने के बाद अब वो ये सोच रही थी कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। रिधिमा खुद से बोली, कहाँ जाने का क्या मतलब है रिधिमा राणा, घर वापस जाना है, मैं घर ही जाऊंगी। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपना फोन लेकर तुरंत वहां से निकल गई। रिधिमा जैसे ही पब्लिशिंग हाउस से बाहर निकली उसकी नजरें सीधे सामने आर्यांश की गाड़ी की तरफ चली गई। बैक सीट पर आर्यांश बैठा हुआ अपने टैब पर कुछ कर रहा था। वही सामने ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठा था पर उनकी गाड़ी वहां पर रुकी हुई थी और रिधिमा को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो गाड़ी वहां पर थी ही क्यों। रिधिमा धीरे से बोली, बस इस पर ध्यान नहीं देना, मुझे घर जाना है, ये लोग मुझसे मेरा घर नहीं छीन सकते। बोलकर वो थोड़ा सा आगे गई। उसने एक ऑटो पकड़ी और तुरंत वहां से निकल गई। करीब आधे घंटे बाद रिधिमा अपने घर के बाहर थी। वो चुपचाप अपने घर को देख रही थी जो कि अपनी जगह पर था। वो बिल्कुल सही था। उसने जल्दी से जाकर के दरवाजा खुला और तुरंत अंदर चली गई। रिधिमा चारों तरफ देखते हुए बोली, सब कुछ तो सही है, मिस्टर जिंदल मुझे ऐसे ही धमकी दे रहे थे क्या? हो सकता है, थैंक गॉड कि उस इंसान ने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। बोलते हुए वो सीधे अपने बेडरूम में चली गई। रिधिमा की नज़र सीधे रागिनी, अपनी और उत्कर्ष की एक फोटो पर गई जो कि 2 साल पुरानी थी। वो देखी, वो हल्का सा मुस्कुरा दी। सब कुछ ठीक तो था 2 साल पहले, करीब 3 महीने पहले ही तो उत्कर्ष के बीमारी के बारे में पता चला था। उससे पहले तो सब कुछ परफेक्ट था उनकी लाइफ में, ना कोई आर्यांश जिंदल था ना उत्कर्ष की बीमारी, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट था। रिधिमा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, एक बार फिर मैं सब कुछ पिक्चर परफेक्ट करूंगी, कोई कमी नहीं रहेगी हमारी लाइफ में। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। रिधिमा ने एक गहरी सांस ली और फिर वो तुरंत वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी खुद से बोली, गॉड, मैं कपड़े लाना भूल गई। बोलकर उसने एक टॉवल रैप किया और तुरंत वॉशरूम से बाहर निकल गई। गुनगुनाते हुए रिधिमा ने जैसे ही बेड की तरफ देखा उसके मुंह से चीख निकल गई क्योंकि उसके बेड पर आर्यांश जिंदल आराम से बैठा हुआ अपनी सिगरेट का कश ले रहा था। रिधिमा हैरानी से बोली, तुम मिस्टर जिंदल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर में कैसे आए? आर्यांश बिना किसी भाव के बोला, माय डिजायरेबल ट्रेजर, जब घर का दरवाजा खुला छोड़ोगी तब कोई ना कोई तो अंदर आएगा और कभी कभी मॉन्स्टर अंदर आ जाते हैं। एक्चुअली साइको, अब दरवाजा खुला छोड़ोगी तो कोई ना कोई साइको तुम्हारे पास आएगा ही। रिधिमा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, दिस इज रॉन्ग मिस्टर जिंदल, अभी के अभी निकलो यहाँ से, तुम मेरे घर में नहीं रह सकते, निकलो। बोलते हुए उसने जैसे आर्यांश का हाथ पकड़ा तभी आर्यांश ने उसे एकदम से अपने पास खींचा। रिधिमा सीधे उसके ऊपर गिरी। उसने एकदम से अपना टॉवल पकड़ लिया। वो टॉवल गिरने नहीं देने वाली थी। रिधिमा अपनी एमरल्ड ग्रीन आंखों से चुपचाप आर्यांश की चेस्टनट ब्राउन आंखों में देख रही थी। आर्यांश उसके चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, वॉन्ट यू राइट नाउ? रिधिमा चिल्लाकर बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोलकर वो पीछे हटी और एकदम से खड़ी हो गई। आर्यांश अभी भी आराम से बेड पर बैठा हुआ था और अब तक उसकी सिगरेट खत्म होने लगी थी। रिधिमा चिल्लाकर बोली, यू मैन हो, निकलो यहाँ से तुम। उसके इतना कहते ही अगले ही पल आर्यांश ने वापस से रिधिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और अगले पल उसकी सिगरेट रिधिमा के कंधे पर थी। रिधिमा के मुंह से जोर से चीख निकली जो कि आर्यांश के होठों तले दब गई। आर्यांश रिधिमा के होठों को सजा दे रहा था, वही उसकी सिगरेट उसके कंधे पर अपने निशान छोड़ रही थी। रिधिमा उससे छूटने की कोशिश कर रही थी पर आर्यांश उसे छोड़ने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकी और फिर रिधिमा को घुमाते हुए बेड पर लेटा दिया। अब तक उसने रिधिमा के होठों को भी आजाद कर दिया था। रिधिमा चिल्लाते हुए बोली, प्लीज छोड़ो मुझे। इतना बोलकर वो रोने लगी। उसे अपने कंधे पर बहुत तेज जलन हो रही थी। आर्यांश उसके चेहरे के करीब जाकर बोला, मन हाउ दिस इज व्हाट यू सेड राइट, यही बोला ना तुमने मुझे, नाउ लेट मी शो यू कि आखिर मैं हूं क्या। आर्यांश घुटनों के बल उठा। उसने अपनी शर्ट उतार कर एक कोने में फेंकी और वापस रिधिमा के ऊपर आ गया। रिधिमा ने कसकर अपने टॉवल को पकड़ा हुआ था। एक तो वैसे ही उसके कंधे पर जलन हो रही थी। आर्यांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, साइको बोलती हो ना तुम मुझे, जितने नाम उतने मेरे काम और उतने मेरे चेहरे, ओके माय डिजायरेबल ट्रेजर। बोलते हुए उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ चुकी थी। अगले ही पल आर्यांश ने रिधिमा का टॉवल खींचकर उसके शरीर से अलग किया और एक कोने में फेंक दिया। रिधिमा चिल्लाकर बोली, नहीं प्लीज। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। पर क्या आर्यांश को फर्क पड़ने वाला था? बिल्कुल नहीं। उसे क्यों फर्क पड़ेगा, उसे काफी मजा आ रहा था।
आर्यांश के होंठ रिधिमा के कंधे से होते हुए उसके गर्दन पर चलने लगे थे। रिधिमा धीरे धीरे रो रही थी, उसके कंधे की जलन बढ़ती जा रही थी, अब हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था। तभी उसे जले हुए निशान पर आर्यांश ने एकदम से अपनी उंगली धंसाई। रिधिमा जोर से चीखी और वो आर्यांश से छूटने की कोशिश करने लगी, पर आर्यांश की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। अब उस निशान से हल्का हल्का खून बहने लगा था। रिधिमा चिल्लाकर बोली, सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी, छोड़ दो प्लीज। ये सुनते ही आर्यांश एकदम से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बहुत अलग थी। उसने रिधिमा के कंधे पर से अपना हाथ हटा दिया और फिर एक नज़र अपने अंगूठे पर खून देखकर बोला, अगर यही चीज तुम्हारे मुंह से पहले निकल जाती ट्रेजर, तो फिर दर्द नहीं झेलना पड़ता, राइट? रिधिमा अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। वो धीरे से बोली, साइको यू आर। इतना बोलते ही वो रुकी और उसे एकदम से याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले आर्यांश ने उसे क्या धमकी दी थी। वो धीरे से बोली, नहीं कुछ नहीं। आर्यांश उसके गाल पर अपनी नाक फिराते हुए बोला, गुड गर्ल। इतना बोलकर उसने रिधिमा के एक हाथ की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविंट की और फिर वापस वो रिधिमा के ऊपर टूट पड़ा। करीब 1 घंटे बाद रिधिमा चुपचाप बेड पर लेटी हुई खिड़की की तरफ देख रही थी और कुछ सोच रही थी। वही आर्यांश ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने कपड़े पहन रहा था। थोड़ी देर में वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका, तो उसने एक बार मुड़कर रिधिमा को देखा और उसके पास गया। तभी रिधिमा धीरे से बोली, डोंट टच मी। आर्यांश बोरियत में बोला, कितनी बार सो चुकी हो तुम मेरे साथ? ये सवाल सुनते ही रिधिमा की नज़र वापस से आर्यांश की तरफ चली गई। वो अपनी एमरल्ड ग्रीन आंखों में इल्जाम लिए चुपचाप आर्यांश को देख रही थी। वो अपनी मर्जी से थोड़ी थोड़ी उसके साथ हर बार थी। आर्यांश अपनी जबरदस्ती चला देता था तो फिर इस सवाल का मतलब ही क्या था? आर्यांश ने रिधिमा को जबरदस्ती उठाकर बिठाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, कुछ पूछा है मैंने, जवाब चाहिए। तुम्हारी नजरों का सवाल मेरे काम का नहीं है, आई समझ। रिधिमा धीरे से बोली, पता नहीं। बोलते हुए उसे हल्की सी खांसी आई और फिर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। आर्यांश बिना किसी भाव के बोला, एग्जैक्टली, फिलहाल तो काउंटिंग भी है पर आगे तो इतनी काउंटलेस हो जाएगी कि चाहे तो भी नहीं गिन पाओगी। और ये डोंट टच मी वाला ड्रामा मेरे साथ मत करना। अगर दिमाग खराब हुआ तो तुम्हें खुद को छूने लायक नहीं छोड़ूंगा, गॉट इट? उसकी बात का रिधिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी दूसरी तरफ देख रही थी। तभी आर्यांश की फिंगर टिप्स वापस से उसे सिगरेट के जले हुए निशान की तरफ जाने लगी। रिधिमा जल्दी से बोली, समझ गई प्लीज। आर्यांश ने उसके गाल पर अपने होंठ टिकाए और एकदम से मुस्कुराकर बोला, वेरी गुड, तुम्हें अपने साइको को इम्प्रेस करना बहुत अच्छे से आता है, माई डिजायरेबल ट्रेजर। रिधिमा चुपचाप बैठी हुई थी। आर्यांश हल्का सा पीछे हटा और उसे देखकर बोला, मिलते हैं कल पब्लिशिंग हाउस में। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। अगला दिन रिधिमा चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने कंधे को देख रही थी। उसने अपनी जीन्स पहनी हुई थी लेकिन उसका टॉप बेड पर रखा हुआ था। सबसे पहले उसे मेडिसिन लगानी थी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने मेडिसिन लगाने के बाद अच्छे से बैंडेज कर लिया। अगर चोट पर कपड़े का फैब्रिक लगता तो फिर उसे और जलन मचती। रिधिमा धीरे से बोली, पब्लिशिंग हाउस से कैसे बचूं मैं, कैसे रिजाइन करूं? तभी बाहर से आवाज आई, रिधिमा कहाँ है तू? ये सुनते रिधिमा जल्दी से बेडरूम से बाहर गई। उसकी नज़र कशिश की तरफ चली गई जो कि इस वक्त अपने हाथ में एक खाने का टिफिन लेकर खड़ी थी। कशिश रिधिमा के पास जाकर बोली, मैं तेरे लिए खाना लाई थी। ये तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं, क्या हुआ? बस उसके इतना सवाल करते ही रिधिमा एक बार फिर से रोने लगी। कशिश टिफिन वही टेबल पर रखकर बोली, क्या हुआ, 1 मिनट पहले तू बैठ। इतना बोलकर उसने रिधिमा को बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गई। रिधिमा ने रोते हुए कशिश को सारी चीज बता दी। सब कुछ जानने के बाद कोशिश को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से खड़ी होकर बोली, ये आर्यांश जिंदल समझता क्या है खुद को? इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। कोई इंसान प्रॉपर्टी थोड़ी होता है, डिजायर के नाम पर किसी भी इंसान की जिंदगी का तमाशा बनाएगा क्या वो इंसान? मैं कुछ ना कुछ जरूर। रिधिमा एकदम से खड़ी होकर बोली, नहीं, कुछ नहीं करोगी तुम। कशिश उसे देखकर बोली, व्हाट द हेल रिधिमा, दिस इज नॉट यू, क्यों इतना डर रही है? रिधिमा चिल्लाकर बोली, इतना देखना है तुझे, इतना? बोलकर उसने एकदम से अपना टॉप निकाला और फिर अपने कंधे की तरफ इशारा करके बोली, वो मुझे ब्रेक कर रहा है, ही इज ब्रेकिंग मी इन पीसेज। कशिश धीरे से बोली, रिधिमा ये। बोलकर वो जैसे ही रिधिमा को छूने के लिए आगे बढ़ी, तभी रिधिमा 2 कदम पीछे हटती है और उसने अपना टॉप वापस से पहन लिया। कशिश धीरे से बोली, तुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये सुनते ही रिधिमा ने एकदम से कशिश को देखा। उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखों में सिर्फ और सिर्फ सवाल नजर आ रहे थे। कशिश रिधिमा के गाल पर हाथ रखकर बोली, सुन मेरी बात, रागिनी आंटी और उत्कर्ष दिल्ली में है, ठीक है? अब तुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तू दिल्ली नहीं जाएगी। रिधिमा धीरे से बोली, मिस्टर जिंदल कुछ ना कुछ कर बैठेंगे। कशिश, उस इंसान को पता है, उसे मम्मा और उत्कर्ष के बारे में सब पता है। और कशिश बीच में बोली, तो क्या कर लेगा वो? एक बार प्रैक्टिकल होकर सोच, जब तू यहाँ रहेगी ही नहीं, तू उसकी नहीं होगी, तू उसके कांटेक्ट में नहीं होगी, तो फिर वो किसी और की जिंदगी बर्बाद क्यों ही करेगा? वो तेरी फैमिली का यूज कर रहा है, तुझे डराने के लिए, तुझे अपने पास रखने के लिए।
लेकिन जब तू नहीं होगी तो तेरे सामने आने का उसका मतलब ही नहीं है। समझ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? रिधिमा धीरे से बोली, समझ गई। कशिश हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके तू जल्दी से खाना खा, मैं तेरी पैकिंग करती हूँ। बोलकर वो तुरंत उसके बेडरूम में चली गई। पैकिंग करने के लिए इधर रिधिमा के दिमाग में अलग थॉट्स थे आर्यांश को लेकर, लेकिन वो खुद यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप खाना खाने चली गई। एपिसोड 14 गलती सजा। मुंबई, इंडिया। रिधिमा अपना खाना खत्म कर चुकी थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी कि तभी कशिश उसका बैग लाकर बोली, बैग तैयार है, अब अपना बैग लेकर तुरंत यहाँ से निकलना है तुम्हें, मेरी बात समझ आ रही है? रिधिमा धीरे से बोली, कशिश मुझे डर लग रहा है। कशिश बीच में बोली, अगर डर गई तो फिर बच नहीं पाओगी। जिंदगी बचानी है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। वो इंसान पावरफुल है तो यहाँ से निकालो प्लीज। रिधिमा कुछ पल रुक कर बोली, ओके। बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर खड़ी हो गई। कशिश एकदम से रिधिमा के गले लग गई। उसके इस हरकत पर रिधिमा के होठों पर एक हल्के से मुस्कान तैर गई। कशिश उससे अलग होकर बोली, ध्यान रखना अपना, ठीक है, और तुम दिल्ली नहीं जाओगी, तुम सीधे मेरी मासी के घर पर जाओगी, वो तुम्हें जानती हैं, मतलब। रिधिमा बीच में बोली, आई नो, कोलकाता जा रही हूं मैं। उन दोनों ने थोड़ी देर बात की और फिर रिधिमा ने एक स्कार्फ लेकर अपना पूरा चेहरा ढका और वो अपना बैग लेकर निकल गई। कशिश खुद से बोली, प्लीज भगवान जी, प्लीज इस बार कुछ भी ना हो, ये सही सलामत कोलकाता पहुंच जाए। इधर रिधिमा करीब 1 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर थी। उसकी कोलकाता की टिकट थी, जो कि 2 घंटे में ट्रेन आने वाली थी। रिधिमा इस वक्त रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई इंतजार कर रही थी। वो खुद से बोली, जो कभी नहीं सोचा था वही करना पड़ रहा है, भी नहीं सोचा था कि ऐसे भागना पड़ेगा खुद को बचाने के लिए, पर आज भागना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। इतना बोलते ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। इंतजार करते करते पता नहीं कब रिधिमा की आंख लग गई। अचानक एक तेज आवाज के साथ उसकी आंखें खुली। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाए और फिर सामने ट्रेन को देखा। वो ट्रेन वहां पर करीब 15 मिनट से रुकी हुई थी। रिधिमा धीरे से बोली, थैंक गॉड कि मेरी आंख खुल गई। बोलकर उसने अपना बैग उठाया और फिर बैग लेकर सीधे ट्रेन के अंदर चली गई। उसने अपनी सीट पर पहुंची और वहां जाकर बैठ गई। ये वाली ट्रेन थोड़ी खाली सी ही थी, या फिर शायद रिधिमा को लग रहा था। रिधिमा खुद से बोली, इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे? बोलते हुए अपनी नजर चारों तरफ घुमा रही थी। वो इस वक्त जिस बोगी में थी वहां पर उसे एक दो इंसान ही नजर आ रहे थे। रिधिमा धीरे से बोली, सब कुछ ठीक है रिधिमा राणा, सब कुछ ठीक है। बोलकर वो बाहर देखने लगी। रिधिमा ने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। 10 मिनट बाद वो ट्रेन शुरू हो चुकी थी। रिधिमा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। इस वक्त वो ट्रेन की बोगी पूरी तरीके से खाली थी। रिधिमा एकदम से खड़ी होकर बोली, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और उसने इतना ही कहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा था। रिधिमा ने एक बार अपनी नजर चारों तरफ घुमाई पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो सीधे गेट की तरफ गई और बाहर देखने लगी। ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिधिमा धीरे से बोली, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो। उसने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से कोई उसके कान में बोला, हेलो हेलो माय डिजायरेबल ट्रेजर। ये सुनते ही रिधिमा की आंखें एकदम से फैल गई। वो झटके से मुड़ी और इसी के साथ उसका पैर फिसला। इससे पहले कि वो पीछे की तरफ गिर पाती, आर्यांश ने उसे कमर से पकड़कर एकदम से अपने पास खींचा और वो उसके सीने से लग गई। आर्यांश वापस से रिधिमा के कान के पास बोला, क्या हुआ? सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? इट्स ओके ट्रेजर, धीरे धीरे तुम्हें मेरे सरप्राइज की आदत लग जाएगी। रिधिमा धीरे से बोली, क्यों क्यों आए तुम यहाँ पर भी, कैसे पता चला तुम्हें? बोलते हुए उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली, पर वो आर्यांश से अलग नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने हार मान ली थी या फिर वो थक चुकी थी। वही उसका सवाल सुन आर्यांश के होठों पर एक एविल स्माइल आ गई। उसने रिधिमा के बालों को एक तरफ किया और फिर उसके कंधे और गर्दन पर किस करते हुए बोला, डू यू रियली थिंक ट्रेजर की मेरी नजर तुम पर नहीं रही होगी? तुम अपने उस घर में जाओगी, रहोगी, और मेरी नजर तुम पर नहीं रहेगी। तुम्हारी हर सांस मेरे कब्जे में है, तुम्हारे हर कदम पर मेरी निगाह है, नहीं बच सकती तुम। ये सुनते ही ना चाहते हुए भी रिधिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी आर्यांश ने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर उसे लेकर के सीधे वहां गया जहां पर रिधिमा पहले से बैठी हुई थी। आर्यांश ने रिधिमा को वही ट्रेन की सीट पर लिटा दिया और चुपचाप उसे देखने लगा। रिधिमा धीरे से बोली, ये बोगी तुम्हारी वजह से खाली है ना, तुमने किया ना ये सब? बोलते हुए उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें आर्यांश की चेस्टनट ब्राउन आंखों में देख रही थी। आर्यांश अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, बिल्कुल मैं नहीं किया, मेरे अलावा तुम्हें परेशान कोई और कर सकते हैं, या फिर कई और लड़कों को भी फंसाया हुआ है तुमने। रिधिमा एकदम से चिल्लाकर बोली, मैंने नहीं फंसाया किसी को, बल्कि तुमने फंसाया मुझे। और खबरदार मिस्टर जिंदल, अगर फिर से मेरे कैरेक्टर पर अपनी बकवास सवाल उठाने की कोशिश की तुमने तो। वो अभी बोली ही रही थी कि तभी आर्यांश ने अपनी शर्ट उतार कर सीधे रिधिमा की तरफ फेंकी। रिधिमा ने एक बार वो शर्ट देखा और फिर उसे सामने वाली सीट पर फेंक दिया। रिधिमा धीरे से बोली, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी प्लीज।
आर्यांश ने एकदम से उसे वहीं पर अच्छे से लेटाया और अगली पल उसके ऊपर आकर बोला, ट्रेन में और ट्रेन की सीट पर, अगर यही फैंटेसी थी ट्रेजर तो पहले बता देती, मैं तुम्हारे लिए पूरी ट्रेन बुक कर देता। रिधिमा धीरे से बोली, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी प्लीज। बोलते हुए उसकी नज़र एक बार विंडो पर गई। वो विंडो पूरी तरीके से बंद थी, बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर कुछ भी नहीं दिखने वाला था। रिधिमा ने वापस आर्यांश को देखा और इस वक्त आर्यांश की चेस्टनट ब्राउन आंखें ऑलमोस्ट ब्लैक हो चुकी थी। वो बेहद इंटेंसिटी से रिधिमा को देख रहा था। रिधिमा कुछ पल रुक कर बोली, प्लीज नहीं। इतना बोलकर उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया, लेकिन आर्यांश को कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, बिल्कुल नहीं। रिधिमा अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। तभी आर्यांश धीरे से बोला, पहले हम अपने एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हम तुम्हारी पनिशमेंट पर डिस्कशन करेंगे, ओके ट्रेजर। ये सुनते ही रिधिमा ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसके कपड़े फटकर ट्रेन के फ्लो पर पड़े हुए थे। रिधिमा की सिसकियां तेज हो चुकी थी। वो रो भी रही थी और वो परेशान भी थी, पर आर्यांश को रोकना बहुत मुश्किल हो चुका था। करीब 1 घंटे बाद रिधिमा बिना कपड़ों के उसे ट्रेन की सीट पर पड़ी हुई थी। वही आर्यांश अपने कपड़े पहनकर आराम से दूसरी सीट, जो कि उसके सामने थी, वहां बैठा हुआ अपनी सिगरेट एंजॉय करते हुए रिधिमा को देख रहा था। रिधिमा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो चुपचाप बस सामने देख रही थी। तभी आर्यांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, यू आर लुकिंग लाइक ए आर डिजायरेबल ट्रेजर, यू नो वॉट, यू आर सो डिजायरेबल, तो फिर मैं पीछे क्यों हटूं। उसकी बातें सुनते हुए रिधिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अभी भी वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। तभी आर्यांश अपना फोन निकाल कर बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, मेरा दिल भर चुका अभी के लिए, लेकिन पनिशमेंट बनती है ना। इतना बोलकर उसने किसी को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही आर्यांश बोला, उत्कर्ष राणा का वो डोनर किडनैप करो। ये सुनते ही रिधिमा एकदम से होश में और चिल्ला कर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्यांश रिधिमा की तरफ देखते हुए कॉल पर बोला, किडनैप करने के बाद अस्पताल के बिल इतने होंगे ना कि वो बेचारे भर ना पाए, धक्के मार के निकलवाए उन्हें। और वो अभी बोल ही रहा था कि तभी रिधिमा एकदम से उसके सामने घुटनों के बल बैठी और चिल्लाकर बोली, प्लीज मिस्टर जिंदल, प्लीज। बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। आर्यांश हल्का सा झुका और रिधिमा की आंखों में देखते हुए बोला, पर पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। और रिधिमा बीच में बोली, आई एम सॉरी, प्लीज डोंट ट, मेरे भाई को कुछ हो जाएगा, मैं उसे नहीं खो सकती, प्लीज, मैं नहीं खोना चाहती हूँ उसे, प्लीज। बोलते हुए वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। आर्यांश ने कुछ पल उसके आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को देखा और धीरे से बोला, अभी थोड़ा सा और एंजॉय करना है, नजर रखना उन सब पर, और हाँ, नजर ऐसे रखना कि जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई तकलीफ ना हो, लेकिन मैंने चाहते ही उन्हें इतनी तकलीफ हो कि खून भी आए और आंसू भी। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसके फोन रखते ही रिधिमा ने एक राहत की सांस ली, पर वो अभी भी रो रही थी। उसने एक बार आर्यांश के फोन की तरफ देखा और वापस आर्यांश की आंखों में देखा। आर्यांश अचानक से बोला, शर्म नहीं आती ना तुम्हें ट्रेजर, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना, ऐसे बैठी हुई हो और वो भी मेरे जैसे इंसान के सामने सेड्यूस करने का आइडिया अच्छा है। ये सुनते रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से पीछे हटी और उसने अपने वही फटे हुए कपड़े जो कि गिरे हुए थे उनसे खुद को ढक लिया। आर्यांश बिना किसी भाव के बोला, यही तो आता है रोकर लड़कों को फंसाना। और रिधिमा बीच में बोली, नो मिस्टर जिंदल, तुम ये नहीं कह सकते, तुम गलत हो, तुम मेरे कैरेक्टर पर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करोगे। उसकी बात का आर्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रिधिमा का बैग खोला और फिर बैग से एक कपड़ा निकालकर फिर उसके मुंह पर मार दिया। वो ड्रेस रिधिमा के मुंह से लगकर सीधे उसके गोद में गिर गई। आर्यांश बिना किसी भाव के बोला, अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म बची है तो पहनो अपने कपड़े। रिधिमा ने एक बार आर्यांश को देखा और फिर तुरंत उसके हाथ से बैग छीनकर उसने पहनने के लिए कपड़े निकाले और फिर जल्दी से कपड़े पहनने लगी। थोड़ी देर में उसने अपने कपड़े पहन लिए थे। उसने सिंपल सी डार्क पिंक कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। अब उसके कंधे पर भी जलन शुरू हो चुकी थी, सिगरेट का निशान, ऊपर से इन सारी चीजों के चक्कर में उसे वहां पर बार बार लगी भी थी। रिधिमा जैसे ही खड़े होने लगी कि अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और वो सीधे आर्यांश की गोद में जा गिरी। आर्यांश उसकी कमर पर हाथ रखकर बोला, फिर तुम बोलती हो ट्रेजर की, मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता राइट। रिधिमा धीरे से बोली, गलती से हुआ। बोलकर वो खड़ी होने की कोशिश करने लगी, पर आर्यांश ने उसके कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी थी। आर्यांश की उंगलियां रिधिमा की कमर में धंसती चली जा रही थी, जिसकी वजह से रिधिमा ने अपनी आंखें बंद करके तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। आर्यांश के होंठ एक बार फिर से रिधिमा के गाल से होते हुए नीचे जाने लगे। रिधिमा धीरे से बोली, प्लीज मैं थक गई हूँ, प्लीज मैं चल भी नहीं पा रही, प्लीज और नहीं। ये सुनते ही आर्यांश ने एक गहरी सांस ली और वो थोड़ा सा पीछे हट गया। रिधिमा ने एक बार आर्यांश को देखा और वापस उठने की कोशिश की। तभी आर्यांश तेज आवाज में बोला, हिलना बंद करोगी, अगर बंद नहीं किया तो फिर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट मुझे रोक नहीं पाएगी। ये सुनते ही रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई। उसे अपने नीचे कुछ फील हो रहा था। उसने एकदम से अपनी आंखें बंद करके चेहरा दूसरी तरफ कर लिया।
रिद्धिमा चुपचाप बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी थी। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। कुछ ही पल में उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो गई और ना चाहते हुए भी उसका सर आर्यांश के कंधे पर जा लगा। एपिसोड 15 बेड वार्मर। रिद्धिमा की धीरे धीरे आंखें खुली। उसने एक बार अपनी नजर चारों तरफ घुमाई और फिर उसे अचानक से ये रियलाइज हुआ कि वो इस वक्त आर्यांश के बेडरूम में थी। वो बेडरूम उसे याद था। रिद्धिमा एकदम से उठकर बैठी और वो चारों तरफ देखने लगी। वो खुद से बोली, मैं यहाँ पर कैसे? इतना बोलते ही उसे याद आया कि आखिर ट्रेन में हुआ क्या था। वो सब याद आती है। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रिद्धिमा ने एक बार टाइम चेक किया। रात के 10 बजे रहे थे। रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। इतना बोलकर वो खड़ी हुई और फिर धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रिद्धिमा जैसे ही गेट के पास पहुंची, तभी अचानक से गेट खुला और आर्यांश अंदर आया। उसे देखते ही रिद्धिमा के कदम रुक गए और वो अपनी एमरेल्ड ग्रीन आंखों से चुपचाप आर्यांश की आंखों में देखने लगी। आर्यांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, वॉट, क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम ट्रेजर? भागने की कोशिश? रिद्धिमा धीरे से बोली, आई वॉन्ट टू गो। बोलकर उसके साइड से होकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। तभी आर्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, माई डिजायरेबल ट्रेजर, ये गेस्ट रूम नहीं है, ये मेरा बेडरूम है और यहाँ से तुम तब जाओगी जब मैं चाहूंगा, तो चुपचाप बेड पर पहुंच जाओ। रिद्धिमा अपना हाथ छुड़ाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। ये सुनते ही आर्यांश ने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल उसने रिद्धिमा को कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया। रिद्धिमा चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। वो बहुत थक चुकी थी इन सारी चीजों से। आर्यांश उसकी एमरेल्ड ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, एक बार फिर से जाने की बात और मैं तुम्हें मेरे बेड से ऐसे जोड़ दूंगा कि तुम कभी बेड से उठ भी नहीं पाओगी। ये सुनते ही रिद्धिमा हैरानी से उसे देखने लगी। तभी आर्यांश ने उसे झटके से छोड़ा और उसे बेड पर जाने का इशारा किया। रिद्धिमा ने कुछ पल उसे देखा और वो चुपचाप बेड की तरफ बढ़ गई। रिद्धिमा बेड पर बैठी हुई थी। वही आर्यांश सीधे जाकर उसके सामने सोफे पर बैठ गया। उसने वहीं सोफे पर रखा हुआ नोटपैड उठाया और फिर उसे पर कुछ लिखने लगा। इधर रिद्धिमा की नींद तो अब पूरी हो चुकी थी। अब उसे नींद नहीं आने वाली थी। वो बेड पर बैठी हुई बार बार आर्यांश को देख रही थी और कभी इधर उधर। तभी आर्यांश तेज आवाज में बोला, यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं रखा है मैंने तुम्हें। रिद्धिमा बेझिझक बोली, तो फिर मुझे भेज दो, मैं तो रुकना भी नहीं चाहती। आर्यांश एक नजर उसे देखकर बोला, कुछ बोला तुमने ट्रेजर? रिद्धिमा धीरे से बोली, कुछ नहीं। बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आर्यांश बिना किसी भाव के बोला, इधर आओ। रिद्धिमा धीरे से बोली, क्यों? बोलते हुए उसकी नजर आर्यांश की तरफ वापस आ चुकी थी। उसे अब कुछ और नहीं करना था। उसकी बॉडी में ऑलरेडी दर्द था, वो और नहीं झेल सकती थी। आर्यांश तेज आवाज में बोला, अगर मैंने इधर आने के लिए कहा है ट्रेजर, तो तुम्हें इधर आना है, सवाल नहीं करनी है, जस्ट कम हियर। रिद्धिमा ने एक गहरी सांस ली और फिर वो बेड से उठकर तुरंत आर्यांश की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही वो आर्यांश के पास पहुंची, आर्यांश ने सीधे उसे अपने बगल वाले सोफे पर धक्का दिया। रिद्धिमा सीधे उसे पर जा बैठी। वो कुछ कह पाती कि तभी आर्यांश ने एक नोटपैड उसके गोद में रखा और उसे देखकर बोला, काम पर लग जाओ, यू आर माई एडिटर राइट। काम के पैसे दूंगा मैं तुम्हें, और अगर तुम्हें मेरी बेड वार्म होने के पैसे चाहिए तो भी बता देना। रिद्धिमा उसे घूरते हुए बोली, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम के पैसे चाहिए, सुना मिस्टर जिंदल, फालतू चीजों के लिए नहीं। बोलकर उसने नोटपैड खोला और फिर काम पर लग गई। आर्यांश के दिमाग में एक नई कहानी थी और वो इस कहानी का बेस इस वक्त बना रहा था। कह सकते थे कि वो पॉइंटर्स बना रहा था। वही रिद्धिमा उसके पॉइंटर्स की एडिटिंग चेक कर रही थी और फिर आर्यांश, वो लिखना भी शुरू करने वाला था। रिद्धिमा धीरे से बोली, इतना गलत क्यों? आर्यांश बिना उसकी तरफ देख बोला, कहानी है तो कहानी को कहानी की तरह लेना चाहिए, माय डिजायरेबल ट्रेजर, अपना दिमाग मत चलाओ। रिद्धिमा उसे देखकर बोली, पर लोग कहानी से जुड़ जाते हैं, अगर इतनी नाइंसाफी किसी के साथ होगी तो कोई कैसे बर्दाश्त करें। आर्यांश एकदम से अपनी चेस्टनट ब्राउन आंखों से उसकी एमरेल्ड ग्रीन आंखों में देखकर बोला, जब पूरी दुनिया में नाइंसाफी हो रही होती है, तब अगर लोगों के कान और आंखें बंद होते हैं, तो फिर कहानी में बर्दाश्त करना आना चाहिए, और अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो फिर इंतजार करो, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। बोलकर उसने रिद्धिमा के हाथ से नोटपैड लिया और फिर अपना नोटपैड उसके हाथ में रख दिया। रिद्धिमा ने एक बार उस नोटपैड में लिखे हुए पॉइंटर्स को देखें और फिर वो धीरे से बोली, समझ गई। ऐसे ही ये पूरी रात निकल गई। आर्यांश शायद काम में बिजी था, इसीलिए उसने रिद्धिमा कोई और सजा नहीं दी, पर पता नहीं फिर भी क्यों रिद्धिमा के दिमाग में चल रहा था कि वो कहीं उसे कुछ करना दे या फिर उसकी फैमिली को, पर उसने खुद आर्यांश से इस बारे में कोई बात नहीं की। वो शांत था, तो फिर वो अपने लिए खतरा क्यों मोड़ ले, कुछ भी पूछकर या कुछ भी बोलकर। अगला दिन रिद्धिमा ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें सीधे सामने आर्यांश से जा मिली, जो कि इस वक्त उसके ऊपर झुका हुआ था। रिद्धिमा धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मैं सो गई। तुम क्या कर रहे हो मिस्टर जिंदल? आर्यांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वॉन्ट यू राइट नाउ?
रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं प्लीज, अभी नहीं प्लीज। आर्यांश एकदम से उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, मुझे नहीं फर्क पड़ता ओके माय ट्रेजर, अगर चिल्लाना है तो चिल्लाओ, रोना है तो रो लो, आई डोंट केयर। बोलकर उसने रिद्धिमा को बेड पर फेंका और अगले ही पल उसके ऊपर आ गया। रिद्धिमा ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि आर्यांश नहीं रुकने वाला था। करीब 1 घंटे बाद वो बेड पर लेटी हुई थी, उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। वही आर्यांश ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा रेडी हो रहा था और वो शायद इस वक्त ब्लूटूथ से कॉल पर कनेक्टेड था। रिद्धिमा जैसे ही बेड से उठी, अचानक उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। वही आर्यांश कॉल पर बोला, नई बुक के लिए। इतना बोलते ही है उसने एक बार मुड़कर रिद्धिमा को देखा जो कि खुद को ब्लैंकेट से ढके हुए बैठी हुई थी। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसे कितना दर्द हो रहा था। पर क्या आर्यांश को फर्क पड़ रहा था? शायद नहीं, या फिर बिल्कुल भी नहीं। युग धीरे से बोला, सर आपके साथ वो है क्या? वो रिद्धिमा राणा मतलब? आर्यांश बीच में बोला, शी इज ऑन माई बेड इन पेन, सो वॉट? युग धीरे से बोला, सॉरी कुछ भी नहीं। आर्यांश ने बिना कुछ बोले ब्लूटूथ ऑफ किया और फिर रिद्धिमा की तरफ बढ़ गया। रिद्धिमा एकदम से उसे देखकर बोली, नहीं कुछ भी नहीं करोगे तुम प्लीज। इतना बोलकर वो खिसकते हुए पीछे की तरफ जाने लगी। आर्यांश एकदम से रुक कर बोला, ये नाटक बंद करो ओके और जल्दी से मेरे बेडरूम से निकलो, आई डोंट लाइक यू ऑन माई बेड। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, अगर यही बात है तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहे और तुम? एक मिनट, तुम मेरे घर को कुछ नहीं कर रहे हो ना? बोलते हुए वो ब्लैंकेट लेकर ही खड़ी हो गई। आर्यांश सार्कास्टिकली बोला, क्या मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी कि मैं कुछ नहीं करूंगा? रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं करोगे प्लीज, क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए तुम्हें मिल तो रहा है, अब क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जो? आर्यांश बीच में बोला, नहीं मुझे जो चाहिए मुझे नहीं मिल रहा। ये सुनते ही रिद्धिमा एकदम से शांत हो गई और वो कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। आर्यांश उसके सामने आकर रुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे जो चाहिए वो मुझे पूरी तरीके से नहीं मिल रहा। तुम्हारी बॉडी मिल रही है लेकिन चाहिए तो तुम्हारी रूह भी ना जाए। बात तो रूह की है, बॉडी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी नीज के लिए। यू नो वॉट आई मीन। बोलते हुए उसने रिद्धिमा के बालों को एक तरफ किया और फिर उसकी नज़र सीधे रिद्धिमा के कंधे पर वो जले के निशान पर गई जो कि उसने सिगरेट से किया था। रिद्धिमा आर्यांश का हाथ हटाकर बोली, जो तुम चाहते हो तुम्हें नहीं मिलेगा, चाहे तो मेरे शरीर को बर्बाद कर दो, लेकिन मेरी रूह तक मैं तुम्हें पहुंचने भी नहीं दूंगी। आर्यांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, चैलेंज कर रही हो तुम मुझे ट्रेजर? सोच लो अगर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो फिर बर्बाद हो जाओगी। रिद्धिमा बेधड़क बोली, सोच लिया, डू वॉट एवर यू वॉन्ट मिस्टर जिंदल, पर मेरी सोल पर तुम्हारा हक और तुम्हारी मर्जी मैं कभी नहीं आने दूंगी, तुम्हारी ये डिजायर कभी पूरी नहीं होगी। ये सुनते ही आर्यांश के चेस्टनट ब्राउन आंखें ऑलमोस्ट ब्लैक हो चुकी थी। उसने एकदम से रिद्धिमा को कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर एक गहरी लंबी सांस लेते हुए बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड ट्रेजर। बोलकर उसने झटके से रिद्धिमा को छोड़ दिया। रिद्धिमा खुद को संभाल नहीं पाई, वो सीधे नीचे गिर गई। आर्यांश बिना किसी भाव के बोला, अब यहाँ से निकल जाना, मेरे बेड पर रहने की तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। बोलकर वो खुद वहां से निकल गया। उसके जाते ही रिद्धिमा ने एक गहरी सांस ली और फिर वो धीमे कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो खुद यहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी, वो जल्दी से जल्दी फ्रेश होकर यहाँ से निकल जाएगी। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा फ्रेश हो चुकी थी। उसने अपने वही कपड़े पहने जो कि उसने थोड़ी देर पहले पहने हुए थे। वो जल्दी से बेडरूम से निकलकर सीधे नीचे गई। तभी संजना उसके पास आकर बोली, मैडम आपका लगेज बैग और आपका फोन। ये सुनते ही रिद्धिमा की नज़र उसकी तरफ चली गई। लगेज बैग संजना के पास था, वही उसके हाथ में रिद्धिमा का फोन भी था। रिद्धिमा अपना फोन लेकर बोली, थैंक्स मेरा फोन वापस देने के लिए। संजना कुछ पल रुककर बोली, आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ये सुनते ही रिद्धिमा चुपचाप उसे देखने लगी। संजना धीरे से बोली, आई नो मेरा बोलना बनता नहीं है, बट थोड़ा केयरफुल नहीं, आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। जिस इंसान के दो चेहरे हो वो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये बात मुझसे ज्यादा आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। अब तक उसकी बात का रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपना लगेज बैग लेकर तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा अपने घर वापस आ चुकी थी। वो बेड पर बैठते हुए बोली, गॉड इतनी थकान फील हो रही है, आई नीड पेन किलर। बोलकर उसने जल्दी से एक पेन किलर ले लिया। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो खुद से बोली, नहीं बर्थ कंट्रोल मैंने लास्ट टाइम ली थी, उसके बाद तो ली ही नहीं, आई नीड इट। बोलकर उसने तुरंत कशिश को कॉल किया। कॉल पिक होते ही वो बोली, कशिश अभी के अभी मेरे घर पर एक बर्थ कंट्रोल पिल्स का पैकेट लेकर आना प्लीज। कशिश कुछ पल रुक कर बोली, ओके आधे घंटे में आ रही हूँ। ये सुनते ही रिद्धिमा ने कॉल कट कर दिया। वो बेड पर लेट गई और कुछ सोचने लगी। तभी एक बार फिर से उसका फोन बाज। रिद्धिमा को लगा कि शायद कशिश ही कॉल होगा, तो उसने कॉल पिक करते ही बोला, हाँ तू आधे घंटे में आ रही थी और वो मेडिसिन। तभी रागिनी बोली, मेडिसिन? कौन सी मेडिसिन?
रिद्धिमा हैरानी से बोली, मम्मा आप? रागिनी कुछ पल रुक कर बोली, हाँ मैं, कौन सी मेडिसिन, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? रिद्धिमा खुद को संभालते हुए बोली, वो एक्चुअली थोड़ा सर दर्द हो रहा था और मेडिसिन खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने मंगा ली, कशिश लेकर आ रही है और कुछ नहीं। रागिनी कुछ पल रुक कर बोली, अच्छा ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो और 10 दिन बाद उत्कर्ष की सर्जरी होगी। रिद्धिमा एकदम से मुस्कुरा कर बोली, सच में, फिर उसके बाद उत्कर्ष पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा ना? रागिनी धीरे से बोली, ठीक तो हो जाएगा, पर सर्जरी का खर्चा? रिद्धिमा बीच में बोली, वो मैं देख लूंगी, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष का ध्यान रखो, ओके? अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद कशिश आ गई है। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पैसों का अरेंजमेंट वो कहाँ से करें? रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं, कोई बात नहीं, सब अरेंज हो जाएगा। बोलकर उसने गहरी सांस ली, तभी बाहर डोर बेल बजी। रिद्धिमा धीरे से बोली, आई थिंक कशिश आ गई। इतना बोलकर वो तुरंत बेड से उठकर बाहर चली गई। रिद्धिमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने देखते ही उसकी आंखें हैरानी से। एपिसोड 16 सुसाइड अटेम्प्ट। मुंबई इंडिया, रात का वक्त। रिद्धिमा ने जैसी दरवाजा खोला, उसके सामने करीब 4 आदमी थे, जिन्हें देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रिद्धिमा धीरे से बोली, जी आप लोग कौन? बोलते हुए उसने एक बार टाइम चेक किया। इस वक्त रात के 10 बजे बज रहे थे और उसके घर पर 4 अनजान आदमी थे। उनमें से एक आदमी बोला, मैडम आपका ये घर अभी आपका नहीं, अपना बोरिया बिस्तर उठाए और यहाँ से निकालिए। रिद्धिमा धीरे से बोली, वॉट? वो आदमी बिना किसी भाव के बोला, मैडम आपको एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? मिस्टर आर्यांश जिंदल को जानती है ना आप? तो बस ये समझ लीजिए कि ये घर अब आपका नहीं है, ये घर टूटेगा और अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो आपको बुलडोजर के साथ उड़ा दिया जाएगा, समझ गई? बोलकर उसने अपने साथ आए आदमियों को इशारा किया। वो आदमी तुरंत वहां से चले गए। रिया की नजर सीधे सामने एक गाड़ी पर गई। वो अचानक से बोली, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, बात करूंगी, यू कांट डू दिस। बोलकर वो तुरंत अंदर गई। उसने अपना फोन उठाकर सीधे आर्यांश को कॉल लगा दिया, जिसका नंबर उसने साइको लिखकर सेव किया था। रिद्धिमा आर्यांश को कॉल कर रही थी, पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। वो खुद से बोली, नहीं मिस्टर जिंदल, तुम ये नहीं कर सकते, मेरे दिमाग से कैसे निकल गया कि ये इंसान मेरा घर नहीं छोड़ेगा, प्लीज पिक अप द कॉल। बोलते हुए लगातार आर्यांश को कॉल किया जा रही थी। वही आर्यांश आराम से अपने बेडरूम में सोफे पर बैठा हुआ अपने सामने कॉफी टेबल पर रखे हुए अपने फोन की तरफ देख रहा था, जिसकी स्क्रीन पर डिजायरेबल ट्रेजर फ्लैश हो रहा था। उसके हाथों में एक वाइन की गिलास थी। वो आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हुए शायद रिद्धिमा की तड़प को महसूस कर रहा था। रिद्धिमा कॉल करते हुए अपने बेडरूम से बाहर पहुंची। तभी वो आदमी गुस्से में बोला, सुनाई नहीं देता है क्या? धक्के मार के निकालो, ये जो सारा सामान है लेकर निकलोगे यहाँ से, या फिर मुझे अपनी गाड़ी बुलवानी पड़ेगी ताकि उड़ाया जा सके। रिद्धिमा एकदम से चिल्लाकर बोली, मेरा घर है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, जिसे तुम हटाने की बकवास कर रहे हो, जस्ट शट योर माउथ, गॉट इट? वो आदमी धीरे से बोला, समझ में नहीं आता गवर्नमेंट ऑफिसर से इतनी बदतमीजी से बात करेगी, तुझे बताना पड़ेगा कि आखिर मैं हूं कौन। इतना बोलकर वो रिद्धिमा को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ा, इससे पहले कि वो आदमी रिद्धिमा को छू भी पाता की। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने एक बार फोन की तरफ कॉल पिक करके बोला, यस मिस्टर जिंदले। सुनती रिद्धिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एक बार अपने फोन की तरफ देखा, वो करीब 10 बार कॉल कर चुकी थी, पर आर्यांश ने कॉल नहीं उठाया और यहाँ पर वो खुद कॉल कर रहा था। रिद्धिमा ने एकदम से उस आदमी के हाथ से फोन लिया और फिर फोन कान पर लगाकर बोली, क्या समझते हो तुम खुद को मिस्टर जिंदल? कर रही हूँ क्या? कुछ भी नहीं कर रही तो फिर ये क्यों? आर्यांश बेहद शांत लहजे में बोला, यू वॉन्ट टू नो ट्रेजर, ओके तो सुनो, भगाने का बहुत शौक है ना मैं तुम्हें? तुम अपने घर से भगाने के प्लानिंग कर रही हो ना? अब जाओ, जहां जाना चाहती हो जाओ। रिद्धिमा धीरे से बोली, प्लीज मिस्टर जिंदल डोंट डू दिस। मैं कहाँ जाऊंगी प्लीज? आर्यांश अचानक से बोला, यू कैन कम टू मी, पास आ जाओ। बोलते हुए उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि रिद्धिमा चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने एकदम से कॉल कट कर दिया और फिर फोन उस आदमी के हाथ में रखा। तभी वो आदमी उससे बोला, अब आप निकलेंगी यहाँ से? सुनते ही रिद्धिमा कंफ्यूजन से उस आदमी को देखने लगी। कहाँ वो अभी उसे धक्के मार के निकलने की बात कर रहा था और अब वो इतनी इज्जत देकर उससे पूछ रहा था। रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। ये सुनते ही उस आदमी के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल चिल्लाकर बोला, अगर यहाँ से नहीं गई तो मुझे अभी कभी ये घर तोड़ना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं कॉल ही करता हूँ। बोलकर उसने अपना फोन निकाला और फिर फोन पर कुछ करने लगा। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, प्लीज कुछ मत करो मेरे घर को प्लीज। बोलते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। कुछ पल में रिद्धिमा घर के बाहर थी। वहीं उसने बाकी आदमियों को अंदर बुलाया और फिर वो सारे आदमी उनके घर का सामान बाहर फेंकने लगे। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, क्या कर रहे हो? अभी मैं कुछ नहीं कर रही फिर।
तभी वो आदमी उसे देखकर बोला, कहा था कि घर से बाहर निकलो तो बुलडोजर से तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सामान तो निकालना पड़ेगा ना, प्रॉपर्टी आपकी नहीं रही मिस रिद्धिमा राणा। ये सुनते ही रिद्धिमा की एमरल्ड ग्रीन आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप अपने उस घर को तबाह होते देख रही थी जहां वो बचपन से रही थी। रिद्धिमा ने सब संभाल लिया, लेकिन अपने घर को ऐसे देखना उसके दिमाग पर असर कर रहा था। उसकी जिंदगी के पूरे 20 साल की यादें यहाँ पर थी, वो सब उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। वो बिना कुछ बोले अपने कदम पीछे लिए जा रहे थे। कुछ ही पल में वो जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन यहाँ उन आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो आर्यांश जिंदल का दिया ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, रिद्धिमा को बेघर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा चलते चलते एक बिल्डिंग के पास आ चुकी थी। उसने अपनी हल्की लाल आंखों से उस बिल्डिंग की तरफ देखा। वो एक खाली पुरानी बिल्डिंग थी जो कि उसके घर से थोड़ी दूरी पड़ी थी। रिद्धिमा बिना कुछ बोले उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। कुछ पल में वो उस बिल्डिंग के टेरेस पर थी। वो खुद से बोली, सब तो खत्म हो गया, पहले मेरी डिग्निटी छीनी, फिर मेरी आज़ादी छीन ली, मेरी खुशियां छीन ली, मेरी फैमिली को मुझसे दूर करने पर मजबूर कर दिया, अब मेरा घर छीन लिया। ये सारी चीज बोलते हुए रिद्धिमा सीधे रेलिंग के पास आ चुकी थी। वो अपने होश में नहीं थी। वो बिना कुछ बोले उस रेलिंग पर खड़ी हो गई और नीचे देखने लगी। इस वक्त वो बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर थी, जो कि 4th फ्लोर था। अगर वो यहाँ से नीचे गिरती तो कुछ ना कुछ जरूर होता है, शायद जिंदगी भी जा सकती थी। रिद्धिमा धीरे से बोली, सॉरी मामा, सॉरी उत्कर्ष, पर मुझसे नहीं हो रहा। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। अगले ही पल रिद्धिमा ने अपना एक पर हवा में आगे बढ़ाया। इससे पहले कि रिद्धिमा गिर पाती, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। रिद्धिमा सीधे उस इंसान के ऊपर जा गिरी। वो दोनों जमीन पर थे। रिद्धिमा की आंखें अभी भी बंद थी। कुछ पल बाद रिद्धिमा ने अपनी आंखें खोली और उसकी एमरल्ड ग्रीन जाकर सीधे चेस्टनट ब्राउन आंखों से जा मिला। उस चेस्टनट ब्राउन आंखों में इतना गुस्सा था कि वो ऑलमोस्ट ब्लैक थी। रिद्धिमा जैसे कुछ बोलने को हुई कि आर्यांश ने उसे एकदम से धक्का दिया। वो सीधे दूसरी तरफ गिरी। रिद्धिमा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो खुद से बोली, क्या हरकतें हैं ये, इतना बोलकर वो जैसे ही खड़ी हुई, तभी वहां पर एक थप्पड़ की आवाज गूंज गई। रिद्धिमा का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, वही आर्यांश उसे अभी भी घूर रहा था। रिद्धिमा ने अपने गाल पर हाथ रखा और अपने आंसू से भरी आंखों से आर्यांश को देखा। तभी आर्यांश उसे अपने पास खींचते हुए बोला, बहुत शौक है तुम्हें मरने का, इतना कुछ किया भी मैं नहीं की, तुम अपनी जिंदगी लेने चली जाओ, जब कुछ करूंगा तब क्या करोगी, जीते जी सांस लेना बंद कर दोगी। रिद्धिमा धीरे से बोली, यो स्लैप्ड मी। आर्यांश उसे घूरते हुए बोला, अगर अकल ठिकाने नहीं आएगी ना मिस रिद्धिमा राणा, तो फिर एक नहीं तुम्हारे इस गाल पर ना 10 थप्पड़ पड़ेंगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, और तब से नहीं है जब से मेरी नजर तुम पर गई है। तो क्या सोचकर तुम अपनी जिंदगी लेने आई थी। रिद्धिमा एकदम से उसे धक्का लेकर बोली, तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हूं मैं इतनी कमजोर कि अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचूं। मजबूर किया तुमने, मेरी हालत बना दी है ऐसी। मेरा घर क्यों छीन रहे हो, तुम्हारे सामने जो करना है करो, बट नॉट माई होम। ये सुनते ही आर्यांश के चेहरे के भाव पूरी तरीके से बदल गए। उसने रिद्धिमा के जबड़े को पकड़ते हुए उसे अपना पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हारा घर से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी फैमिली से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उस लड़की से मतलब है जो मेरे सामने खड़ी है। When he told you, you are my desire, then I mean it। मेरी डिजायर को खत्म करने का हक किसी को नहीं है सिवाय मेरे। रिद्धिमा चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी, उसके पागलपन को, उसकी इस अनचाही चाहत को समझने की कोशिश कर रही थी जो उसके लिए दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। रिद्धिमा जैसी कुछ बोलने को हुई, तभी आर्यांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। रिद्धिमा ने उसे छूटने की कोई कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद वो दोनों जिंदल विला में थे। आर्यांश रिद्धिमा को सीधे अंदर लेकर गया और वो उसे अपने कमरे में लेकर गया। उसने झटके से रिद्धिमा का हाथ छोड़ रिद्धिमा सीधे जमीन पर गिर गई। आर्यांश तेज आवाज में बोला, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें और खुद को भी। अगर मेरा गुस्सा शांत हुआ तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, अगर नहीं हुआ तो शायद आज रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात बन जाए। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और जाते वक्त उसने दरवाजा बंद कर दिया था। रिद्धिमा पीछे खिसकते खिसकते दीवार से लग चुकी थी। वो चुपचाप अंधेरे में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि अब उसे होश आ रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि वो कौन सी बेवकूफी करने जा रही थी और आर्यांश अब उसके साथ क्या करता, इस बात का अंदाजा भी नहीं था उसे, या शायद था। रिद्धिमा खुद से बोली, नहीं करेगा वो, ज्यादा से ज्यादा जबरदस्ती कोई बात नहीं हर बार करता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो। बोलते हुए उसने एक बार अपनी पॉकेट चेक की और फिर धीरे से बोली, मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास, कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं, पता नहीं वहां पर क्या हो रहा होगा। रिद्धिमा चुपचाप बैठी हुई थी कि ठीक 10 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और आर्यांश अंदर आया। उसके कदमों की आहट सुन रिद्धिमा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। आर्यांश कुछ ही पल में उसके सामने पंजों के बल बैठा और उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, हेलो हेलो ट्रेजर, बहुत कुछ सोचा मैंने और अब ये डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए एक ऑफर आना चाहिए, राइट। बोलते हुए उसने रिद्धिमा के उसे गाल को छुआ जिस पर उंगलियों के निशान थे।
रिद्धिमा धीरे से बोली, नो प्लीज ऑफर, कैसा ऑफर? ये सुनते आर्यांश के होठों पर एक अजीब से स्माइल आ चुकी थी जो कि रिद्धिमा को नजर आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो बहुत अलग और बहुत बड़ा होने वाला था। आर्यांश हल्का सा रिद्धिमा के चेहरे के पास गया और उसकी आंखों में देखकर बोला, बी माई बेड वार्मर और बी माई वाइफ। ये सुनते ही रिद्धिमा की आंखें एकदम से फैल गई और वो चुपचाप आर्यांश की आंखों में देखने लगी। एपिसोड 17, शादी या जबरदस्ती। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। आर्यांश की बात सुन रिद्धिमा चुपचाप हैरानी से उसे देखने लगी थी। वो उसके बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर आर्यांश ने उसे बोल क्या दिया था। तभी आर्यांश फिर से बोला, वॉट हैपेंड माई डिजायरेबल ट्रेजर? तुम्हें सुनाई नहीं दिया या फिर समझ में नहीं आया? रिद्धिमा धीरे से बोली, वॉट? आर्यांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बी माई बेड वार्मर और बी माई वाइफ। सिंपल कंडीशन या फिर कह सकते हैं सिंपल ऑप्शन है तुम्हारे पास, जो मर्जी वो ऑप्शन ले लो। आर्यांश जिंदल ने खुद तुम्हारे सामने ऑप्शन रखे हैं, ओके? बोलकर वो खड़ा हो गया और वही आराम से बेड पर बैठ गया। रिद्धिमा चुपचाप बैठी हुई सामने देख रही थी। वो आर्यांश की बातों को अभी भी रजिस्टर कर रही थी। बेड वार्मर और वाइफ, ये कैसा ऑप्शन हुआ? रिद्धिमा अचानक से बोली, कुछ भी नहीं। ये सुनते ही आर्यांश के होठों पर एक इविल स्माइल आ गई। तभी रिद्धिमा खड़ी होकर बोली, सुना तुमने मिस्टर जिंदल, कुछ भी नहीं। ना तो मुझे तुम्हारी कोई बेड वार्मर बनना है और वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं। आर्यांश उसे देखकर बोला, ओके मिस रिद्धिमा राणा, देन यू आर माई बेड वार्मर। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, कहा ना बिल्कुल भी नहीं हूं मैं तुम्हारी कोई बेड वार्मर और ना ही वाइफ, कुछ भी नहीं बनना मुझे। बोलकर वो सीधे गेट की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक उसके कानों में आर्यांश की आवाज पड़ी जो कि बोल रहा था कि हाँ वहाँ क्या हाल चाल है रागिनी राणा के। तभी दूसरी तरफ स्पीकर से आवाज आई, मिस्टर जिंदल, रागिनी राणा इस वक्त होटल में है बेचारी। हॉस्पिटल में थक गई थी तो उन्होंने एक होटल लिया है। आर्यांश बेफिक्रे अंदाज में बोला, ऐसा क्या? बहुत खुददार है वो, ऐसे में एक चोरी का इल्जाम हो जाए। तभी दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, जैसा आप चाहें मिस्टर जिंदल, 10 मिनट लगेगा रागिनी राणा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगने में। ये सुनते ही रिद्धिमा ने मुड़कर एकदम से आर्यांश को देखा, जो आराम से बेड पर बैठा हुआ अपना फोन स्पीकर पर रखे खुद उसे देख रहा था। आर्यांश रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, अगले 10 मिनट के अंदर रागिनी राणा के चिल्लाने की आवाज भी मुझ तक पहुंचे? और तभी रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, नहीं मिस्टर जिंदल, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे प्लीज। आर्यांश कुछ पल रुक कर बोला, रियली कुछ ना करूं मैं ऐसा, तो भीख मांगो, और पता है ना ट्रेजर की भीख मांगते कैसे हैं। एक बार फिर से रिजेक्शन देने की कोशिश की ना तुमने, तो भीख मांगो और इस बार उस चीज को लेकर मांगना जो तुम चाहती हो, बेड वार्मर या फिर बीवी। उसकी बात सुन रिद्धिमा की एमरेल्ड ग्रीन आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी नजर बार बार आर्यांश के फोन की तरफ जा रही थी। वो रागिनी के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम सोच भी नहीं सकती थी। रिद्धिमा को शांत देख आर्यांश ने सर हिला दिया। वो एक बार फिर से कॉल पर बोला, ओके जल्दी करो, मैं ज्यादा देर वेट। इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी रिद्धिमा घुटनों के बल नीचे गिर गई। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोली, प्लीज आई एम सॉरी, कुछ मत करो। आर्यांश कॉल कट करके बोला, ट्रेजर सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ी तेज आवाज, ओके? रिद्धिमा गहरी सांस लेकर बोली, आई एम सॉरी प्लीज, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, प्लीज आई विल बी योर वाइफ, प्लीज स्टॉप इट। इतना बोलकर रिद्धिमा जोर जोर से रोने लगी। ना चाहते हुए भी वो हार मान चुकी थी। बेड वार्मर बनना नहीं, ये उसे कभी मंजूर नहीं था, इसलिए उसे वो ऑप्शन चुनना पड़ा। इसके बाद शायद उसकी पूरी जिंदगी की आज़ादी खत्म हो जाए। आर्यांश हल्का सा आगे बढ़ा। उसने रिद्धिमा के एपोसिडियन के नीचे अपनी 2 उंगलियां रखी और उसका चेहरा ऊपर करके बोला, देखा डिजायरेबल ट्रेजर, कितना आसान था ना, एक ऑप्शन चूज करना और फिर कुछ ज्यादा करना भी नहीं पड़ा। बेफालतू में रिजेक्शन वाला ड्रामा, यू आर लाइक ए गुड गर्ल। बोलकर उसने झटके से रिद्धिमा का चेहरा छोड़ और फिर खड़ा हो गया। रिद्धिमा अभी भी घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसकी आंखों के आंसू शांत हो चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका ध्यान कहीं और था, और ऐसा लग रहा था कि उसे आसपास की चीजों से मतलब ही नहीं था। तभी आर्यांश उसे देखकर बोला, वॉट ट्रेजर, जल्दी उठो, कल सुबह शादी है हमारी। ये सुनते ही रिद्धिमा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल खड़ी हो गई। आर्यांश वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, जैसे गेस्ट रूम में तुम रह रही थी, वहीं पर जाओ, और एक बात, संजना के सामने कोई नाटक मत करना, वो जो भी तुम्हारे साथ करें चुपचाप करने देना। तभी रिद्धिमा धीरे से बोली, आई हेट यू मिस्टर आर्यांश जिंदल, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना। ये सुनते ही आर्यांश के कदम कुछ पल रुके और फिर वो बोरियत भरे लहजे में बोला, तुम इतनी खास कब से हो गई कि मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत पड़े ट्रेजर, यू आर डिजायर बट नॉट स्पेशल। बोलकर उसने एक नज़र रिद्धिमा को देखा और फिर तुरंत वॉशरूम के अंदर चला गया। रिद्धिमा कुछ पल अपनी जगह खड़ी रही और फिर वो तुरंत वहां से बाहर चली गई। वो सीधे गेस्ट रूम के पास पहुंची। तभी संजना गेट खोलकर बोली, आप आ गई, मैं आपका ही वेट कर रही थी।
रिधिमा बिना किसी भाव की बोली, क्यों तुम्हें भी कुछ बोलना है, या फिर तुम्हारा भी कोई काम रह गया है? कहीं मैंने तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं कर दी, इस बात का बुरा? तो संजना बीच में बोली, सॉरी मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत सोच रही है। मुझे यहाँ पर मिस्टर जिंदल ने भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए और कल सुबह मैं ही आपको रेडी करूंगी। रिधिमा चिल्लाकर बोली, नहीं होना मुझे रेडी और परेशान मत करो मुझे। बोलकर उसने संजना को उस रूम से बाहर किया और तुरंत गेट बंद कर लिया। संजना परेशानी से गेट को देख रही थी क्योंकि उसे पता था कि जब ये बात आर्यांश को पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट कर सकता था। इधर रिधिमा सीधे जाकर बेड पर बैठ गई और अब तक सारी चीज सोचते हुए उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की और वही बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद रिधिमा खुद से बोली, सुसाइड अटेम्प्ट, कभी नहीं सोचा था कि जो खबरें देखा करती थी, सुना करती थी, कभी खुद वैसी हरकत करूंगी। आज समझ में आ रहा कि एक हारा हुआ इंसान कैसे सुसाइड करने जाता है। बोलते हुए उसकी आंखों से बहते हुए आंसू सीधे उसके बालों में छुप रहे थे। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब फिर से रागिनी और उत्कर्ष, ये दो इंसान उसे मजबूर कर रहे थे कि वो आर्यांश के खिलाफ लड़े, एक बार फिर से खड़ी होकर लड़े। अगला दिन, रिधिमा ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। वो चुपचाप बेड पर पड़ी हुई थी, उसके पास उसका फोन भी नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर उसके घर की क्या हालत हुई थी। इस वक्त रिधिमा का ध्यान कहीं और था कि तभी अचानक दरवाजा खुला और वो इतनी तेज खोला था कि रिधिमा की नजरें सीधे गेट पर खड़े आर्यांश की तरफ चली गई, जो कि बिना किसी भाव के उसे अपनी चेस्टनट ब्राउन आंखों से देख रहा था। रिधिमा एकदम से खड़ी होकर बोली, मिस्टर जिंदल। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि आर्यांश एकदम से उसकी तरफ बढ़ा। अगले ही पल उसने रिधिमा का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लिया। रिधिमा ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। तभी आर्यांश उसके कान में बोला, ट्रेजर, क्या कहा था कल रात मैंने तुमसे? एक्चुअली तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाता हूँ, राइट? बोलकर उसने रिधिमा को बेड पर धक्का दिया। रिधिमा सीधे बेड पर जा गिरी। वो हैरानी से आर्यांश को देखने लगी। इधर आर्यांश ने अपना एक पैर बेड पर रखा और उसने अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही उसने फोन स्पीकर पर रखा। दूसरी तरफ से रागिनी चिल्लाते हुए बोली, प्लीज, मैंने कोई भी चोरी नहीं किया, डोंट डू दिस प्लीज। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मैं यहाँ पर सिर्फ उसके लिए, मैंने कोई भी चोरी नहीं किया, प्लीज एक बार मुझे मेरी बेटी से बात कर लेने दो प्लीज। रिधिमा चिल्लाकर बोली, नहीं मम्मा, मिस्टर जिंदल प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये सब रोक दो। बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो लाचारी से आर्यांश को देख रही थी, जो बिना किसी भाव की उसे देख रहा था। आर्यांश की आंखों में ना तो कोई रिग्रेट था, ना ही कोई हमदर्दी और ना ही कोई ऐसी फीलिंग थी कि वो पीछे हट जाए। आर्यांश बिना किसी भाव के बोला, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक रागिनी राणा तड़पेगी और ये मेरा वादा है तुमसे, आर्यांश जिंदल का वादा, ओके डिजायरेबल ट्रेजर। रिधिमा चिल्लाकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो चाहते हो कर तो रही हूँ, मान गई शादी के लिए, अब और क्या? प्लीज उन्हें छोड़ दो, वो ऑलरेडी उत्कर्ष को लेकर परेशान है और परेशान हो जाएंगी, प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। आर्यांश ने कुछ पल रिधिमा के एमरेल्ड ग्रीन आंखों में देखा और फिर उसके गाल पर हाथ रख कर बोला, कल रात मैंने अच्छे से समझाया था, पर नहीं, तुम्हें मेरी वार्निंग मजाक में लेने की आदत है, तो इट्स ओके ट्रेजर, तुम मेरी वार्निंग का मजाक बनाओ और मैं तुम्हारी फैमिली का हिसाब बराबर। बोलकर वो पीछे हट गया और तुरंत वहां से चला गया। रिधिमा चुपचाप बेड पर बैठी हुई आंसू भरी आंखों से सामने देख रही थी। तभी संजना वहां पर आकर बोली, मुझे आपको रेडी करना है, आप रेडी होने वाली हो ना? मेरे हाथों से प्लीज हो जाओ वरना। रिधिमा बीच में बोली, क्या करना होगा? बोलते हुए उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर संजना ने सुन ली थी। संजना कुछ पल रुक कर बोली, पहले आप फ्रेश हो जाओ। ये सुनते ही रिधिमा चुपचाप बेड से उठी और बिना कुछ बोले वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद रिधिमा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ऑफ वाइट कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। संजना उसे रेडी कर रही थी। रिधिमा अचानक से बोली, थोड़ा जल्दी करो कि प्लीज। संजना उसे देखकर बोली, हाँ बस थोड़ा सा और। बोलकर उसने रिधिमा का हल्का सा टच अप किया और उसे देखकर बोली, अब आप रोना मत। ये सुनते ही रिधिमा का और मन कर रहा था रोने का, लेकिन उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लिया। थोड़ी देर बाद रिधिमा पूरी तरीके से दुल्हन की तरह तैयार थी। उस ऑफ वाइट कलर के जोड़े में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। एमरल्ड ग्रीन ज्वेलरी के साथ ही उसे कंप्लीमेंट करती हुई उसके एमरल्ड ग्रीन आंखें। संजना रिधिमा को देखते हुए बोली, मैं एक बार मिस्टर जिंदल से पूछ कर आती हूँ कि कब आपको लेकर आना है। बोलकर वो बाहर चली गई। रिधिमा धीरे से बोली, मम्मा, पता नहीं वो कैसी होंगी, मेरे पास फोन भी नहीं है, और ये मिस्टर जिंदल आखिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? इसे जो चाहिए वो तो शादी के बिना भी मिल रहा था, तो फिर क्या है? बोलते हुए उसके दिमाग में कई सवाल थे, पर उन सवालों का जवाब देने के लिए कोई था नहीं। अगर कोई था भी तो वो उस इंसान से सवाल कर ही नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद संजना वहां आकर बोली, रिधिमा मैडम,
मिस्टर जिंदल ने आपको सीधे मंदिर पहुंचने के लिए बोला है, आपकी शादी वहीं पर होगी। रिद्धिमा बिना कुछ बोले खड़ी हुई और फिर संजना को इग्नोर करते हुए वहां से निकल गई। संजना ने एक गहरी सांस ली और वो रिद्धिमा के पीछे चल दी। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा मंदिर के बाहर एक गाड़ी में बैठी हुई थी, संजना भी उसके साथ ही थी। रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं, मुझे नहीं करनी शादी, मैं नहीं कर सकती, मेरी मम्मा को मैं खुद बचा लूंगी, मैं खुद दिल्ली चली जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी शादी। बोलकर वो तुरंत गाड़ी से उतरी। संजना उसके पीछे उतरकर बोली, मैडम एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। इधर रिद्धिमा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए खुद से ही बातें करते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। रिद्धिमा 10 कदम ही मुश्किल से आगे बढ़ी होगी कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से कुछ आदमी उतरे, उन सारे आदमियों ने रिद्धिमा को घेर लिया था। तभी पीछे से आवाज आई, शादी के मंडप तक आते आते नहीं भागना चाहिए ट्रेजर, वरना जबरदस्ती शादी होती है और फिर मजा नहीं आता, या फिर शायद तुम अपनी माँ से प्यार ही नहीं करती। ये सुनते ही रिद्धिमा ने एकदम से मुड़कर आर्यांश को देखा, जो कि इस वक्त उसे थोड़ी दूरी पर खड़ा था और बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। एपिसोड 18 मिसेस आर्यांश जिंदल, मुंबई, इंडिया। रिद्धिमा चुपचाप खड़ी आर्यांश को देख रही थी, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। आर्यांश रिद्धिमा की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब तुम सोचो डिजायरेबल ट्रेजर कि तुम चाहती क्या हो, या तो तुम्हें तुम्हारी माँ से प्यार नहीं है, या फिर अपने भाई से प्यार नहीं है, या फिर सिर्फ खुद से प्यार है। यू आर बिकमिंग वेरी सेल्फिश ट्रेजर। रिद्धिमा धीरे से बोली, स्टॉप दिस मिस्टर जिंदल, मेरे साथ माइंड गेम खेलना बंद करो। आर्यांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, और अगर नहीं बंद करूंगा तो मेरी ट्रेजर क्या करेगी? भागने की कोशिश करेगी, पर ट्रेजर यू हैव नो ऑप्शन, तुम भाग ही तो नहीं सकती। रिद्धिमा जैसे कुछ कहने को हुई, तभी आर्यांश ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। रिद्धिमा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, और आर्यांश बीच में बोला, देन बेड वॉर्मर, दूसरा ऑप्शन अभी भी वैलिड है और तब तक रहेगा जब तक शादी नहीं हो जाती। ये बोलते हुए उसके चेस्टनट ब्राउन आंखें सीधे रिद्धिमा की एमरल्ड ग्रीन आंखों से टकरा गई। बेड वॉर्मर ये शब्द सुनते ही रिद्धिमा की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी, वो चुपचाप आर्यांश को देखने लगी। तभी आर्यांश तिरछा मुस्कुराकर बोला, गुड गर्ल। इतना बोलकर वो रिद्धिमा को खींचते हुए सीधे मंदिर के अंदर ले गया। अंदर एक मंडप का अरेंजमेंट था और इस वक्त वो मंदिर पूरी तरीके से खाली था। आर्यांश खुद बैठा और उसने रिद्धिमा को अपने बगल में बिठाया और फिर पंडित को देखकर बोला, पंडित जी अब आपके लिए अलग से एक बुक छापूं मैं, तब समझ में आएगा कि शादी शुरू करनी है। पंडित जी होश में आकर बोले, नहीं मिस्टर जिंदल, मैं कर रहा हूं। ये बोलकर उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इधर रिद्धिमा का हाथ अभी भी आर्यांश ने कसकर पकड़ हुआ था। वही रिद्धिमा के दिमाग में 50 ख्याल एक साथ घूम रहे थे। रिद्धिमा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर आर्यांश उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद पंडित जी बोले, लड़की का कन्यादान। आर्यांश बिना किसी भाव के बोला, ये फालतू की रस्म है। बोलकर उसने खुद रिद्धिमा का और अपना गठबंधन किया और फिर पंडित जी को देखकर बोला, कन्यादान के लिए बाप होना चाहिए, मेरी होने वाली बीवी बिना बाप की है। ये सुनते रिद्धिमा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यांश खड़ा हुआ और उसने रिद्धिमा को भी जबरदस्ती खड़ा किया। रिद्धिमा धीरे से बोली, प्लीज। तभी आर्यांश उसे एकदम से अपने पास खींचकर बोला, माय डिजायरेबल ट्रेजर, तुम हमारी शादी वाले पंडित को एक अच्छा खासा शो दिखाना चाहती हो। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा की नजर एक बार पंडित जी पर गई और उसने तुरंत ना में सर हिला दिया। आर्यांश उसके गाल पर किस करके बोला, गुड गर्ल, अब जो जैसा हो रहा है चुपचाप वैसा करो, ओके। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उसके साथ फेरे लेने लगा। जब रिद्धिमा की आगे आने की बारी आई तो आगे आने को तैयार नहीं थी। आर्यांश ने इरिटेशन भरी नजरों से उसे देखा। अगले ही पल उसने रिद्धिमा को अपनी गोद में उठा लिया। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, प्लीज मुझे नीचे उतारो प्लीज। आर्यांश उसे गोद में लेते हुए बोला, इन सारी चीजों की सजा तुम्हें मिलेगी, बस आज रात का इंतजार करो, ओके। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में उनके फेरे पूरे हो चुके थे। आर्यांश ने रिद्धिमा को नीचे उतारा और बिना पंडित को कुछ बोलो उसने रिद्धिमा को एक मंगलसूत्र पहनाया और फिर सीधे उसकी मांग में सिंदूर भरा, जो कि उसके शादी के जोड़े और उसके चेहरे पर भी कहीं कहीं गिर गया था। रिद्धिमा अपनी आंसू भरी आंखों से आर्यांश को घूर रही थी। तभी आर्यांश उसे एकदम अपने पास खींचकर बोला, वेलकम टू द न्यू लाइफ मिसेज रिद्धिमा आर्यांश जिंदल। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। अचानक रिद्धिमा के दिमाग में क्या आया, उसने आर्यांश को धक्का दिया और उसके ऊपर हाथ उठाने को हुई भी आर्यांश ने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे कसकर मरोड़ा। रिद्धिमा की जोर से चीख निकल गई। वो चिल्लाकर बोली, प्लीज छोड़ो। आर्यांश उसे अपने बेहद करीब खींचकर बोला, छोड़ दूं तो ये गलती क्योंकि हाथ उठा क्यों, एक बार उंगली थोड़ी, तुम्हें समझ में नहीं आया? आई थिंक कुछ और भी तोड़ना पड़ेगा, कलाई यही तोड़ देनी चाहिए मुझे, है ना? ये बोलते हुए उसकी पकड़ रिद्धिमा की कलाई पर मजबूत होते चले जा रही थे। इस कदर मजबूत हो चुकी थी कि रिद्धिमा को लग रहा था कि उसकी कलाई बस अब टूट ही जाएगी। तभी युग वहां पर आकर बोला, सर कॉल आई है।
उसकी इतना कहते ही आर्यांश ने झटके से रिधिमा का हाथ छोड़ और युग को देखकर बोला, उन्हें बोलो कि मैं लेकर आ रहा हूं अपनी बीवी को, मिसेज आर्यांश जिंदल को। ये सुनते रिधिमा बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी। वो कभी युग को देखते तो कभी आर्यांश को, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसकी बात हो रही थी। तभी आर्यांश तेज आवाज में बोला, संजना मेरी बीवी का हुलिया ठीक करो। ये बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। उसके पीछे युग भी चला गया था। पंडित जी ऑलरेडी वहां से जा चुके थे, अब सिर्फ और सिर्फ वहां पर रिधिमा के साथ संजना खड़ी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर कई सारे बॉडीगार्ड खड़े थे जो उनकी तरफ पीठ किए हुए थे। संजना रिधिमा के पास जाकर बोली, मैडम आपका हाथ ठीक है ना? बोलकर उसने एक बार रिधिमा का हाथ देखा। उसकी कलाई पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी, उस पर उंगलियों के निशान थे। रिधिमा धीरे से बोली, किसकी बात हो रही है मतलब? संजना बीच में बोली, ये मेरा काम नहीं है बताने का, मैं आपको नहीं बता सकती। मिस्टर जिंदल आपको खुद लेकर जाएंगे, पहले मुझे आपकी कलाई का ये निशान छुपाना पड़ेगा। ये बोलकर वो रिधिमा को सीधे गाड़ी में लेकर गई। गाड़ी में बैठते ही संजना ने रिधिमा के हाथ पर कंसीलर लगाकर वो उंगलियों के निशान अच्छे से छुपा दिए। रिधिमा धीरे से बोली, क्या फायदा, बाहर के निशान छुप जाएंगे लेकिन अंदर जो निशान बन रहे हैं उनका क्या? संजना उसे देखकर बोली, मैडम वो आपको झेलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपके और मिस्टर जिंदल के बीच क्या है, लेकिन मिस्टर जिंदल शादी करने वाले इंसान नहीं थे। उनके नज़र में लड़कियों का एक ही काम था। और रिधिमा बीच में बोली, तो वही काम करवा रहा था ना? वो मुझसे जबरदस्ती मेरे साथ करता था, लेकिन फिर भी शादी कर ली, और मुझे जानने है क्यों? संजना जैसी कुछ कहने को हुई तभी उसके फोन पर मैसेज आया। वो तुरंत उस गाड़ी से उतर गई। अगले ही पल उस गाड़ी में आर्यांश रिधिमा के साथ आकर बैठा। रिधिमा ने कुछ पल उसे देखा और वो तुरंत बाहर देखने लगी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। तभी आर्यांश तेज आवाज में बोला, लिसन ट्रेजर। उसके इतना बोलने पर भी रिधिमा ने एक बार भी उसके तरफ नहीं देखा। आर्यांश ने एक गहरी सांस मिली और अगले पल उसने रिधिमा का वो हाथ वापस से पकड़ा जो उसका ऑलरेडी दर्द हो रहा था। रिधिमा ने दर्द में चिल्लाते हुए आर्यांश को देखा। तभी आर्यांश उसकी आंखों में देखकर बोला, होठों पर स्माइल और मुंह बंद, ना कोई आंसू ना कोई बिगड़े हुए एक्सप्रेशन, याद रहे। ये बोलकर उसने झटके से रिधिमा का हाथ छोड़ दिया। रिधिमा चुपचाप अपनी कलाई सहलाने लगी और वो आर्यांश को देखते हुए बोली, ये तुम इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि? आर्यांश ने तुरंत किसी को कॉल किया और फिर कॉल पर बात करने लगा। रिधिमा ने चुपचाप दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उसे वैसे भी आर्यांश से कोई बात नहीं करनी थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक जगह पर आकर रुकी। रिधिमा ने तुरंत बाहर देखा, वो एक मेंशन के बाहर थी। रिधिमा मन में बोली, चल क्या रहा है? तभी आर्यांश गाड़ी से उतरा और वो रिधिमा को खींचते हुए तुरंत मेंशन की तरफ बढ़ गया। मेंशन के गेट के पास पहुंचकर आर्यांश रिधिमा का हाथ छोड़ और उसे कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया। रिधिमा धीरे से बोली, मिस्टर जिंदल ये तुम? तभी उस मेंशन का दरवाजा खुला और सामने एक औरत मुस्कुराकर बोली, आर्यांश बाबा आपे। बोलते हुए उसकी नजर एक बार रिधिमा की तरफ गई। वो औरत एकदम से मुस्कुराकर बोली, आपने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी बड़ी मैडम। आर्यांश बाबा अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आए हैं यहाँ पर। ये सुनते ही रिधिमा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो धीरे से बोली, बड़ी मैडम। वहीं कुछ ही पल में उसकी नजरें सामने से आती हुई एक औरत पर गई। उसकी नजरें उस औरत की चेस्टनट ब्राउन आंखों पर गई और फिर उसने एकदम से आर्यांश को देखा। उन दोनों की आंखों का कलर बिल्कुल सेम था, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उन दोनों का खून का रिश्ता था। तभी वो औरत आर्यांश के पास आकर बोली, तुमने मेरी विश पूरी कर दी। बोलते हुए उनकी नजर एक बार रिधिमा की तरफ गई और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। रिधिमा ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और वो कुछ सोचने लगी। तभी वो औरत तेज आवाज में बोली, बहुत खास दिन है आज। मेरा बेटा यानी कि मिताली जिंदल का बेटा शादी करके घर आया है। सुमित्रा जल्दी से पूजा की थाल लेकर आओ। वहीं सुमित्रा जिसने दरवाजा खोला था वो जल्दी से पूजा की थाल लेकर आए और फिर मिताली ने खुद आर्यांश और रिधिमा की आरती उतारी। आर्यांश गहरी सांस लेकर बोला, यू आर हैप्पी मॉम, फाइनली आपको मेरी बीवी मिल गई। रिधिमा एकदम हैरानी से आर्यांश को देखा और मन में बोली, इस वजह से इसने शादी की मुझसे, लेकिन क्या इसकी माँ को पता नहीं है कि इनका बेटा है कैसा? मिताली मुस्कुराते हुए बोली, तुमने कहा था तुमने अपने लिए एक लड़की देखी और मुझे नहीं पता था कि वो इतनी प्यारी होगी। नाम क्या है इसका? आर्यांश रिधिमा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मिसेज रिधिमा आर्यांश जिंदल। ये सुनते ही रिधिमा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। मिताली मुस्कुराते हुए बोली, रिधिमा कितना प्यारा नाम है और इतनी प्यारी है ये। तुम दोनों अंदर आओ। आर्यांश रिधिमा को लेकर जैसे ही अंदर आया, रिधिमा उससे दूर हटाने की कोशिश करते हुए बहुत धीमी आवाज में बोली, प्लीज। उसके इतना कहते ही आर्यांश ने उसकी कमर में अपनी उंगलियां धंसानी शुरू कर दी। रिधिमा ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मिताली उसे देखकर बोली, बच्चे क्या हुआ, तुम ठीक हो? रिधिमा खुद को संभालते हुए बोली, जी आंटी मैं ठीक हूँ। मिताली मुस्कुराते हुए बोली, आंटी नहीं मॉम, तुम मेरे आर्यांश की वाइफ हो, मतलब मेरी भी बेटी हुई ना, तुम मुझे मॉम बुला सकती हो। ये सुनते ही रिधिमा हल्का सा मुस्कुरा दी।
तभी आर्यांश मिताली को देखते हुए बोला, अब आपने अपनी बहू को देख लिया और अब मैं इसे वापस लेकर जा रहा हूं, ओके। मिताली उसे देखकर बोली, पर आर्यांश एक बार। आर्यांश बीच में बोला, बिल्कुल भी नहीं, समझ गई आप, बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी मेरी सुहागरात अभी बाकी है। ये सुनती रिद्धिमा की आंखें एकदम से फैल गई भी। मिताली चुपचाप आर्यांश को घूर रही थी। आर्यांश ने कुछ पल मिताली को देखा और फिर रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे तुरंत वहां से लेकर जाने के लिए मुड़ गया। तभी मिताली तेज आवाज में बोली, 1 घंटे तो रुक जाओ। आर्यांश बिना मुड़े बोला, मुझे नहीं रुकना मॉम, अगर रुकना होता तो कभी जाता नहीं, ओके। सुमित्रा, ध्यान रखना, इनका बोलकर वो रिद्धिमा को लेकर तुरंत वहां से निकला, गाड़ी के पास पहुंचा। रिद्धिमा अपना हाथ छुड़ाकर बोली, क्या चल रहा है ये सब, तुम्हारी मॉम को नहीं पता कि तुम। आर्यांश बीच में बोला, शट अप माय डिजायरेबल ट्रेजर, अपने लिए खतरा मत बढ़ाओ, ऑलरेडी तुमने आज कहीं हरकतें की है, उनका हिसाब तुम्हें बेड पर देना है। रिद्धिमा धीरे से बोली, डिस्गस्टिंग, यू आर डिस्गस्टिंग, आई कांट बिलीव कि तुम्हारे जैसा इंसान 2 चेहरे लेकर घूमता है। आर्यांश हल्का सा झुका और रिद्धिमा की आंखों में देखकर बोला, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डिजायरेबल ट्रेजर, 2 चेहरे हो या 3 चेहरे हो या फिर 10 चेहरे हो, चेहरे में और बने में इंसान रिएक्ट वैसे करता है जैसे मेरा चेहरा, जैसे कि तुम तो मेरे हर चेहरे से रूबरू होने वाले हो, आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ। वाइफ बोलते हुए आर्यांश की आवाज में एक ताना था जो रिद्धिमा साफ महसूस कर सकती थी। रिद्धिमा जैसे कुछ कहने को हुई तभी आर्यांश उसे छोड़कर तुरंत दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो चुपचाप उसे गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। रिद्धिमा अभी भी वहीं पर खड़ी बस उसे जाते देखती रह गई। तभी युग वहां पर आकर बोला, रिद्धिमा वो एक्चुअली सर को पब्लिशिंग हाउस जाना है, कुछ काम है, चलो मैं तुम्हें उनके विला छोड़ दूं। रिद्धिमा उसे घूर कर बोली, शट अप, जस्ट शट अप, मुझे मेरा फोन वापस चाहिए और मुझे मेरे घर जाना, मुझे उनके घर नहीं जाना। युग धीरे से बोला, रिद्धिमा अगर तुम नहीं मानी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम जानती हो ना मिस्टर जिंदल कैसे है। रिद्धिमा बीच में बोली, मिस्टर युग चौधरी, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे मेरा घर चाहिए जो मिस्टर जिंदल मुझसे छीन की कोशिश कर रहे हैं, और मैं नहीं जाऊंगी। ये बोलकर वो अपना लहंगा संभालते हुए गुस्से में वहां से चली गई। युग बस उसे जाते देखते रह गया। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा अपने घर के सामने थी और वहां की हालत देखते ही उसकी आंखें नम हो चुकी थी। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, घर थोड़ा नहीं गया था लेकिन घर का सामान सड़क पर आ चुका था। रिद्धिमा धीरे से बोली, होना चाहिए तो मुझे यहाँ पर क्या सोचकर मैं पागलों की तरफ खुद की जान लेने चली गई थी, आई वाज रियली स्टूपिड। ये बोलते हुए उसने अपने आंसू साफ किया और फिर तुरंत आगे बढ़ गई। कुछ पल में रिद्धिमा घर के अंदर थी। वो सीधे बेडरूम में गई, उसने अपना फोन उठाया जो कि अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ था। रिद्धिमा ने सीधे कशिश को कॉल किया और कॉल पिक होते ही वो बोली, कशिश, एक वकील से बात करनी है, पैसे मैं दूंगी, जहां से भी दूंगी, वो मेरा मैटर है, लेकिन मुझे एक ऐसा वकील चाहिए जो केस कभी हारता ना हो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दूसरी तरफ से कशिश बोली, पर हुआ क्या है, मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, तूने मुझे मतलब तुम। रिद्धिमा बीच में बोली, शादी हो गई है मेरी उससे जिससे शादी किया, जिसकी शक्ल देखना भी मुझे गवारा नहीं है, और मुझे सबसे पहले अपना घर बचाना है, तो वकील लेकर आ, इंडिया का टॉप वकील चाहिए मुझे किसी भी कीमत पर, आर्यांश जिंदल को जीतने नहीं दूंगी मैं। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया।